मैं जिस पार्टी से हूँ वहां लाखों समर्पित कार्यकर्ता है। सिर्फ और सिर्फ भारत माता का भला हो, देशवासियों का भला हो, इसके लिए जीने वाले, जिन्होंने राजनीति में कुछ नहीं पाया है, न कुछ बने हैं, न कभी सत्ता के गलियारों में कभी आए हैं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो दिन रात काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मेरी। उस पार्टी का मैं मेंबर हूं, मुझे गर्व है। और आयु भी मेरी पार्टी की बहुत छोटी है, फिर भी तो उन लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। उन कार्यकर्ता को लोग देखते कि भाई बिना स्वार्थ ये इतनी मेहनत करता है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है और उसके कारण चुनाव जीतते हैं। मैंने तो गिना नहीं कितने चुनाव जीता, लेकिन जनता के आशीर्वाद लगातार हमें मिलते रहे हैं। मैं अविश्वसनीय चुनाव प्रणाली और तंत्र के बारे में आपकी राय क्या है सोच रहा था। भारत में जैसे चुनाव होते हैं उसने मुझे हैरान कर दिया। तो बहुत सारे रोचक किस्से सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी मतदाता मतदान केंद्र से 2 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में वोटिंग मशीन ले जाने की कई कहानियां हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। बस हर एक मतदाता मायने रखता है और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के मतदान कराने का तंत्र। क्या कोई ऐसा किस्सा है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं जो आपको विशेष रूप से प्रभावशाली लगे, या शायद आप आम तौर पर इतने बड़े चुनाव कराने के लिए तंत्र के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी इतने बड़े लोकतंत्र में। एक तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है, जो दुनिया में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने जरूर इस जवाब को सुनना चाहिए। कभी कभी चुनाव हार जीत की चर्चा होती है, लेकिन कितने बड़े स्केल पर क्या काम होता है इसकी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, जैसे 2024 का चुनाव, अभी जो लोकसभा को हुआ, 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स, और हर एक का फोटो है, हर एक का पूरा बायोडाटा है। इतना बड़ा डेटा, और ये संख्या उत्तर अमेरिका की आबादी से 2 गुने से भी अधिक है। ये पूरे यूरोपीय संघ की कुल आबादी से ज्यादा है। 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर में से 646 मिलियन लोग अपने घर से बाहर निकल करके, और मई महीने में मेरे देश में भयंकर गर्मी होती है, कुछ जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उन्होंने वोट डाला। और ये वोट डालने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से डबल है। 1 मिलियन से अधिक पोलिंग बूथ जहां पर वोटिंग हो, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग बूथ, इसमें कितने लोग लगते हैं? मेरे देश में 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है। ये आंकड़ा सुन दुनिया के देश के लोगों के लिए आश्चर्य करता है कि ऐसा देश जहां 2500 पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मेरे देश में 900 से ज्यादा 24/7 टीवी चैनल्स हैं। 5000 से ज्यादा डेली अखबार निकलते हैं। ये जो डेमोक्रेसी को साथ जुड़े हुए कुछ न कुछ रो। और हमारे यहाँ कोई भी गरीब से गरीब होगा, गांव का व्यक्ति, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से एडॉप्ट करता है, ईवीएम मशीन से वोट देता है। दुनिया के कई देशों में चुनाव के रिजल्ट महीने महीने तक आते नहीं है। मेरे यहाँ एक दिन में रिजल्ट आ जाता है, इतने लोगों का काउंटिंग हो जाता है। और आपने सही कहा कि कुछ दूर दराज क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन होते हैं, हेलीकॉप्टर से हमें भेजना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ, वो शायद दुनिया का सबसे टॉप पोलिंग बूथ होगा। मेरे यहाँ गुजरात में गिर फॉरेस्ट में एक पोलिंग बूथ था, जहाँ एक ही वोटर था, उसके लिए एक पोलिंग बूथ था। गिर फॉरेस्ट में जहाँ गिर लायंस है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के मैंने कोशिश रहती है कि लोकतंत्र के काम के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए
कितनी प्रकार से कोशिश की जाए, किया जाए और हम मतदान के लिए पूरी व्यवस्था हमारी है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में भारत के एक निष्पक्ष, स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ही चुनाव करवाता है। सारे निर्णय वो करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्राइट स्टोरी है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसका केस स्टडी करना चाहिए। इसके मैनेजमेंट का केस स्टडी करना चाहिए। ये मोटिवेशन का इतने लोग वोट करते हैं आज, कितना बड़ा पॉलिटिकली अलर्टनेस होगा। इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा केस स्टडी करके दुनिया की नई पीढ़ी के सामने रखना चाहिए। मुझे लोकतंत्र से प्यार है। इन्हीं कुछ वजहों से मुझे अमेरिका से प्यार है। लेकिन जैसे भारत में लोकतंत्र काम करता है, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा, 90 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। ये वास्तव में एक केस स्टडी है। ये देखना खूबसूरत है कि इतने सारे लोग अपनी मर्जी से, उत्साह से एक साथ आते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा, जैसे वे इसमें काफी उत्साह से भाग लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए यह महसूस करना वाकई महत्वपूर्ण है कि उनकी आवाजें सुनी जाएगी। ये खूबसूरत है। जिस बात से बात निकली है, आपको बहुत से लोग प्यार करते हैं। आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक हैं। क्या आप कभी इस बारे में सोचते हैं कि इतनी शक्ति का आप पर अलग प्रभाव हो सकता है, खासकर सत्ता के इतने सालों में? एक तो शायद मेरे लिए शब्द ही मुझे मेरे जीवन से फिट नहीं बैठता है। मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता हूँ और नहीं, क्योंकि मैं एक सेवक हूँ और मैं तो मेरा पहचान भी प्रधान सेवक के रूप में करता हूँ और सेवा के मंत्र को लेकर के मैं निकला हूँ। जहां तक पावर की आपने बात कही, आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट पावर। आई नेवर केम टू पॉलिटिक्स टू परस्यू पावर गेम्स। और मैं तो पावरफुल के बजाय कहूंगा, मैं प्रो वर्कफुल होने का समर्थक हूं। पावरफुल नहीं हूं, प्रो वर्कफुल हूं। अब मेरा पर्पज हमेशा से एक लोगों की सेवा करने का रहा है। उनके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव योगदान कर सकता हूं तो करने का रहा है मेरा। जैसा कि आपने जिक्र किया, आप बहुत काम करते हैं, आप जी जान से काम करते हैं। क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? देखिए, मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता, इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूं 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है, वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1, कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है, तो मैं कहता हूं पहला 1 जो है वो मोदी है और +1 है वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूं, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से, और मैं मैंने जैसा कहा, मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूं। और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। अब जैसे कोविड के समय सारे बंधन बंद लगे हुए थे, ट्रैवलिंग बंद था, तो समय का कैसे उपयोग करना, लॉकडाउन था। तो मैंने क्या किया, गवर्नेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मॉडल डेवलप कर दिया और वर्क फ्रॉम होम एंड मीटिंग वर्चुअली करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बिजी रखता था। दूसरा,
मैंने तय किया कि जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर काम करता रहा हूँ, पूरे देश में मेरे कार्यकर्ता हैं, उसमें जो 70 प्लस के लोग हैं, उनको याद कर करके कोविड के समय में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी, यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सामान्य होगा ऐसे भी, 70 प्लस हैं उन सबको मैं फ़ोन करता था और उनको मैं कोविड के समय में उनकी तबीयत ठीक है क्या? उनके परिवार की तबीयत ठीक है क्या? उनके आस-पास के इलाके में व्यवस्था कैसी चल रही है? ये सारी बातें मैं उनके साथ कर लेता था। तो मैं भी एक प्रकार से उनसे जुड़ जाता था। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। उनको भी लगता था अरे ये वहाँ पहुँच गए, ये पर इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी है, लेकिन आज बीमारी के समय मेरे घर पे फ़ोन करते हैं और मैं डेली एवरेज 30-40 फ़ोन करता था, डेली, और पूरे कोविड कार्यकाल के दरमियान करता रहा। तो मुझे खुद को भी पुराने-पुराने लोगों से बातें करने का आनंद मिलता था। तो ये अकेलापन नहीं था, मेरी व्यस्तता के तरीके मैं ढूँढता रहता हूँ और मैं खुद से बातचीत करने के लिए बहुत अभ्यासू हूँ। मेरा हिमालयन लाइफ मुझे बड़ी मदद कर रहा है। मैंने कई लोगों से सुना है कि जितने लोगों को वे जानते हैं, उनमें आप सबसे ज्यादा मेहनती हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आप हर दिन कई घंटे काम करते हैं, क्या आप कभी थकते नहीं हैं? इन सब इन सब चीजों के दौरान आपकी ताकत और धैर्य का स्रोत क्या है? देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आस-पास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ, मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है। खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। मैं मेरे देश के जवान को देखता हूँ तो वो मुझे विचार आता है कि अरे कितने घंटे तक कोई बर्फ में, कोई रेगिस्तान में, कोई पानी में दिन-रात काम कर रहा है। मैं किसी मज़दूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कितनी मेहनत कर रहा है। यानी मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर परिवार में मेरी माताएँ-बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएँ, रात को सबसे बाद में सो जाएँ और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करें, सामाजिक जो रिश्ते-नातों का भी सँभाल ले। तो जैसे मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है अरे! लोग कितना काम करते हैं। मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? तो मुझे स्वाभाविक मोटिवेशन मेरी आँख के सामने जो चीज़ें हैं, वो ही मुझे मोटिवेट करती रहती है। दूसरा, मेरी ज़िम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो ज़िम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं पद पर मौज-मस्ती करने के लिए नहीं आया। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है मैं 2 काम ना ब कर पाऊँ, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं रहेगी। और मैं जब 14 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने, पहले जब गुजरात में था तब भी मैंने लोगों के सामने रखा था और यहाँ आया तो यहाँ भी कहा था। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूँ कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूँगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूँगा और तीसरा मैं कहता था, मेरे लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। आज मुझे 24 साल हो गए, इतने लंबे कालखंड से मैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने मुझे काम दिया है। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तौल करके रखा हुआ है और मैं उसको करता हूँ। तो मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन 1.4 बिलियन लोगों की सेवा, उनके एस्पिरेशन, उनकी आवश्यकता, जितनी मेहनत कर सकूँ, जितना कर सकूँ, मैं करने के मूड में हूँ। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी। एक इंजीनियर और गणित प्रेमी होने के नाते मुझे पूछना होगा, श्रीनिवास रामानुजन एक सदी पहले के भारतीय गणितज्ञ थे। उन्हें इतिहास के सबसे महानतम गणितज्ञों में से एक माना जाता है। अपने आप सब सीखा, गरीबी में पले बढ़े। आपने अक्सर उनके बारे में बात की है। आपको उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, मैं देख रहा हूँ, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ और मेरे देश के हर कोई उनको आदर करते हैं क्योंकि
साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच बहुत बड़ा कनेक्ट है, ऐसा मेरा मत है। बहुत से साइंटिफिक एडवांस माइंड्स अगर थोड़ा-सा भी देखें तो वो स्पिरिचुअली एडवांस भी होते हैं, उससे कट ऑफ नहीं होता है। श्रीनिवास रामानुजम कहते थे कि उन्हें मैथमेटिकल आइडियाज उस देवी से आते हैं जिसकी वो पूजा करते हैं। यानी आइडिया तपस्या से आते हैं और तपस्या सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, एक तरह से किसी एक काम के लिए खुद को डिवोट कर देना, खुद को खपा देना, स्वयं ही जैसे वो कार्य का रूप बन जाए। और हम नॉलेज के जितने ज्यादा सोर्सेज के लिए अपने ओपन होंगे, हमारे पास उतने ही ज्यादा आइडियाज आएंगे। हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में फर्क करना भी समझना चाहिए। अगर कुछ लोग इंफॉर्मेशन को नॉलेज मानते हैं और इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा पुंज लेकर के घूमते रहते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इंफॉर्मेशन का मतलब नॉलेज करना। नॉलेज एक एक विधा है जो एक प्रोसेसिंग के बाद धीरे धीरे इवॉल्व होती है और उसको हमने उस फर्क को समझ करके इसको हैंडल करना चाहिए। आपकी छवि एक फैसला लेने वाले नेता की है, तो क्या आप मुझे विचारों के इस विषय पर कुछ बता सकते हैं? आप फैसले कैसे लेते हैं? आपकी प्रक्रिया क्या है? जैसे जब कुछ बड़ा दांव पर लगा हुआ हो, तब उसके लिए फैसले लेना, जहां कोई स्पष्ट उदाहरण ना हो, बहुत अनिश्चितता हो, संतुलन बनाना हो, तो आप निर्णय कैसे लेते हैं? बहुत सी बातें हैं इसके पीछे। एक, शायद हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूं जो मेरे देश के 85 टू 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम कर चुका हूं। मेरे पूर्व जीवन की मैं बात करता हूं, मैं भ्रमण करता था। उससे जो मैंने पाया है, वो जो सीखा है, तो मेरे पास वो एक बहुत बड़ा चीजों को ग्रास रूट लेवल पर स्थितियों के विषय में मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। किसी से पूछा हुआ जाना हुआ ऐसा किताबों के द्वारा नहीं पाया है। दूसरा, गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है। तीसरा, निर्णय करने में मेरा एक तराजू है, मेरा देश सबसे पहले। मैं जो कर रहा हूं मेरे देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है वो। दूसरा, हमारे यहाँ महात्मा गांधी कहते थे कि भाई तुम्हें कोई निर्णय करते समय कोई उलझन हो तो तुम किसी गरीब पे चेहरा देख लो, उनको याद करो और सोचो ये उसके काम आएगा क्या, तो आपका निर्णय सही होगा। मुझे वो मंत्र बहुत काम आता है कि भाई आप सामान्य मानवी को याद करो, क्या भाई मैं जो कर रहा हूं उसको। दूसरी प्रक्रिया जहां तक है कि मैं बहुत ही वेल कनेक्टेड हूं। मेरी सरकार में मेरे अफसरों को मेरे प्रति ईर्ष्या भी होती होगी और उनको तकलीफ भी होती होगी, और वो है मेरे इंफॉर्मेशन चैनल बहुत है और बहुत लाइव है और इसलिए मुझे चीजों की जानकारियां बहुत सारी मिल जाती हैं और जगह से। तो मुझे कोई आकर के ब्रीफ करे, वो ही अकेली इंफॉर्मेशन नहीं होते, मेरे पास एक दूसरे पहलू भी होते हैं। तो मैं दूसरा, मैं एक मेरे में एक विद्यार्थी भाव है। मान लीजिए कोई चीज नहीं आई, मुझे किसी अफसर ने कुछ बताया, तो मैं विद्यार्थी भाव से उसको पूछता हूँ, भाई अच्छा मुझे बताओ भाई कैसे है, फिर क्या है, फिर कैसे है। और कभी मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है तो मैं डेविल एडवोकेट बन करके उल्टे प्रश्न पूछता हूँ, उसको बहुत बारीकी से एक प्रकार से मंथन करना पड़ता है। तो ऐसा करने से एक अमृत निकले, उस प्रकार की मेरी कोशिश रहती है। दूसरा, मैं जब निर्णय लेता हूं
मुझे लगता है कि हाँ, ये करने जैसा। तो फिर मैं एक सहमना जो लोग हैं मेरे विचारों को, उनको शेयर करके हल्के-फुल्के शब्दों में मैं डालता हूँ। उनके भी रिएक्शन देखता हूँ कि निर्णय का क्या होगा। और मुझे फिर जब कन्विक्शन बन जाए कि हाँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, तो एक पूरी प्रोसेस मेरी ये जो इतना बोलता हूँ इतना भी टाइम नहीं लगता है, मेरी स्पीड बहुत है। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, कोरोना के समय कैसे निर्णय लिए। अब मुझे नोबेल प्राइज़ विनर मिलते हैं, इकोनॉमी में भाँत-भाँत के मुझे उदाहरण देते थे। फलाने देश ने ये कर दिया, ढिकने देश ने ये तुम भी करो, तुम भी करो। सब बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट बुला करके मेरा सर खपाते थे। पॉलिटिकल पार्टियाँ मुझे प्रेशर करती थी, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा। मैं कुछ करता नहीं था, मैं सोचता था, मैं क्या करूँगा? और फिर मैंने मेरी अपनी मेरे देश की परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय किया। मैं गरीब को भूखा सोने नहीं दूँगा। मैं रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने दूँगा। ऐसे कुछ मेरे मन में भाव तय हुए। सब दुनिया तो लॉकडाउन में पड़ी थी। इकोनॉमी पूरी तरह दुनिया की बैठ चुकी थी। दुनिया मुझ पे प्रेशर करती थी कि खजाना खाली करो, नोटों छापो और नोटें देते रहो। इकोनॉमी कैसे करो? मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता था। लेकिन अनुभव ये कहता है कि मैंने जिस रास्ते पर चला, एक्सपर्ट के ओपिनियन मैंने सुने थे, समझने का प्रयास भी किया था, विरोध भी नहीं किया था। लेकिन मैंने मेरे देश की परिस्थिति, मेरे अपने अनुभव, उन सबको मिला करके, मिश्रण करके जिन चीज़ों को डेवलप किया और जो व्यवस्थाएँ खड़ी की उसके कारण दुनिया ने जो इन्फ्लेशन की मुसीबत झेली इमीडिएट आफ्टर कोविड, मेरे देश ने नहीं झेली। मेरा देश आज लगातार दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में तेज गति से प्रगति करने वाला है। उसका मूल कारण उस संकट के समय बड़े धैर्य के साथ कोई दुनिया भर की थियरी को लागू करने के मोह में पड़े बिना, अखबार वालों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा छपेगा, अच्छा नहीं छपेगा, आलोचना होगी, ये सारी चीज़ों से परे रह करके मैंने बेसिक फंडामेंटल पर फोकस करते हुए काम किया और मैं सफलता के साथ आगे बढ़ा। तो मेरी इकोनॉमी को भी लाभ हुआ, तो मेरी कोशिश ये रही कि भई मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के चलूँ। दूसरा, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है। मैं ये नहीं सोचता हूँ मेरा क्या नुकसान होगा। अगर मेरे देश के लिए सही है, मेरे देश के लोगों के लिए सही है, तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूँ। और दूसरा, मैं ओनरशिप लेता हूँ। मानो कभी कुछ ऐसा भी हो जाए गलत, तो किसी के सर पे डाल नहीं देता। मैं खुद ज़िम्मा लेता हूँ कि यस, मैं खुद खड़ा रहता हूँ। और जब आप ओनरशिप लेते हैं ना, तो आपके साथी भी आपके प्रति समर्पित भाव से जुड़ जाते हैं। उनको लगता है ये आदमी हमें नहीं डुबो देगा, हमें मरवा नहीं देगा, ये खुद खड़ा रहेगा हमारे साथ। क्योंकि ईमानदारी से निर्णय कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। देशवासियों की गलती हो सकती है, मैंने देशवासियों को पहले कहा था भई मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। बद इरादे से काम नहीं करूँगा। तो वो बातें सब तुरंत वो देखते हैं कि यार मोदी ने 13 में ये कहा था, अब ये हो गया है लेकिन उसने उसका इरादा गलत नहीं होगा। वो कुछ अच्छा करना चाहता होगा, नहीं हुआ होगा। तो मुझे समाज जैसा हूँ वैसा देखते हैं, स्वीकार करते हैं। आपने कुछ हफ्ते पहले फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में एआई पर एक बेहतरीन भाषण दिया। उसमें आपने भारत में एआई इंजीनियरों की बड़ी संख्या के बारे में बात की। मुझे लगता है कि शायद यह दुनिया में प्रतिभाशाली इंजीनियरों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। तो भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कैसे हासिल कर सकता है? वर्तमान में यह अमेरिका से पीछे है। भारत को एआई में दुनिया से आगे निकलने और फिर सबसे अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? एक बात आप शायद ज़्यादा लगेगी और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे।
देखिए, जब आपने पूछा है तो अभी मेरे मन में से निकल रहा है, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। बहुत जिम्मेवार स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं। देखिए, एआई के संबंध में आपके अपने अनुभव क्या है? मैं खुद, आपने मेरा भाषण तो सुना पेरिस वाला, और उसको बायन-लाद वाले जगह। क्या कोई अकेला एआई को डेवलप कर सकता है क्या? आपका खुद का अनुभव क्या है? असल में आपने अपने भाषण में एआई के सकारात्मक प्रभाव और एआई की सीमाओं का एक शानदार उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि आपने जो उदाहरण दिया वह यह है कि जब आप इसे एक ऐसे व्यक्ति की फोटो बनाने के लिए कहते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड से तो ये हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की फोटो बनाता है जो राइट हैंड से लिखता है। तो इस तरह पश्चिमी देशों द्वारा एक एआई सिस्टम बनाना जिसमें भारत उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जिसमें ये हमेशा दाएं हाथ वाले व्यक्ति की फोटो बनाएगा, तो ये ऐतिहासिक रूप से दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है और विशेष रूप से 21वीं सदी में। मुझे लगता है, देखिए, एआई डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है। और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस से के हिसाब से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है। जीपीयू एक्सेस को सोसाइटी के सारे सेक्शन के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास एक यूनिक मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। माइंडसेट शिफ्ट हैपनिंग इन इंडिया, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सरकारी कार्यशैली या अच्छे सपोर्ट सिस्टम की कमी के कारण ये सही है कि औरों की नजर में देरी लगती होगी। मुझे जब 5G आया, दुनिया को लगता था हम 5G में काफी पीछे हैं, लेकिन एक बार हमने किया तो हम आज दुनिया से सबसे तेज गति से 5G पहुंचाने वाले देश बन गए। मुझे एक अमेरिका के कंपनी के मालिक आए थे, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे, मैं एडवर्टाइजमेंट दूं, इंजीनियर की जरूरत है, तो मेरे पास जो इंजीनियर आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक कमरा भर जाए इतने आते हैं, और मैं हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट दूं तो एक फुटबॉल मैदान छोटा पड़ जाए इतने इंजीनियर आते हैं। यानी इतनी बड़ी मात्रा में टैलेंट पूल भारत के पास है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल भी रियल इंटेलिजेंस के सहारे जीती है। रियल इंटेलिजेंस के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नहीं हो सकता है। और रियल इंटेलिजेंस जो है वो भारत के यूथ टैलेंट पूल में है, और मैं समझता हूं कि इसकी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप देखें तो कई टॉप टेक लीडर सबसे पहले टेक टैलेंट, लेकिन अमेरिका में टेक लीडर भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद श्रीनिवास, आप उनमें से कुछ से मिले हैं। उनकी भारतीय पृष्ठभूमि की कौन सी बात है जो उन्हें इतना सफल होने में सक्षम बनाती है? देखिए, भारत के जो संस्कार है वो ऐसे हैं कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों का सम्मान, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। जितना जन्मभूमि के प्रति समर्पण हो तो उतना ही कर्मभूमि के समर्पण भाव होना चाहिए, और आपका जो बेस्ट दे सकते हो वो देना चाहिए। और इस संस्कार के कारण हर भारतीय अपना बेस्ट देने के लिए वो जहां भी हो वो कोशिश करता है। वो बड़े पद पर हो तब करेगा ऐसा नहीं, छोटे पद पर भी। और दूसरा, कहीं गलत चीजों में वो फंसता नहीं है, ज्यादातर वो
सही काम के। और दूसरा उसका नेचर है जी, हर एक के साथ मिल जाता है। अल्टीमेटली सक्सेस के लिए आपके पास नॉलेज इनफ नहीं है, आपके पास टीम वर्क करने का ताकत बहुत बड़ी, हर एक व्यक्ति के समझ करके उनसे काम लेने का सामर्थ्य बहुत बड़ी बात होती है। बाय एंड लार्ज भारत में से जो पले बड़े लोग होते हैं, जो जॉइंट फैमिली से निकले हुए लोग होते हैं, ओपन सोसाइटी में से निकले हुए लोग होते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो इस प्रकार के बड़े-बड़े कामों को नेतृत्व आसानी से कर सकते हैं। और सिर्फ एक बड़ी-बड़ी कंपनियां, दुनिया के कई देशों में अच्छे महत्वपूर्ण पदों पर आज भारतीय काम कर रहे हैं। और इंडियन प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, एनालिटिकल जो थिंकिंग है, और मैं समझता हूँ कि वो सामर्थ्य इतना बड़ा है कि उसका व्यक्तित्व ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाता है और बहुत फायदेमंद हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप स्टडी, स्टार्टअप, बोर्ड रूम्स, आप कहीं पर भी देखिए, आपको भारत के लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। अब हमारे यहाँ स्पेस सेक्टर देख लीजिए आप, पहले से स्पेस हमारा सरकार के पास था, मैंने आकर के उसको 1-2 साल पहले ओपन अप किया। इतने कम समय में 200 स्टार्टअप स्पेस में है। और हमारी जो चंद्रयान वगैरह की जो हमारी यात्रा है, वो इतनी लो कॉस्ट में होती है। अमेरिका की हॉलीवुड की फिल्म का जितना खर्चा होता है, उसके कम खर्चे में मेरी चंद्रयान यात्रा होती है। तो दुनिया देखती है कि वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम क्यों ना उसके साथ जुड़े। तो उस टैलेंट के प्रति आदर अपने आप पैदा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे सिविलाइजेशनल इथोस का एक हॉलमार्क है। तो आपने इंसानी इंटेलिजेंस के बारे में बात की, तो क्या आपको इसकी चिंता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इंसानों की जगह ले लेगी? ऐसा है कि हर युग में कुछ समय तक टेक्नोलॉजी और मानव के बीच स्पर्धा का वातावरण बनाया गया, या उसके बीच में संघर्ष का वातावरण बनाया गया। मानव जात को ही चैलेंज करेगा, ऐसा ही वातावरण बनाया गया। लेकिन हर बार टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई और मानव उससे ऊपर एक कदम आगे ही बढ़ता गया। हर बार हुआ। और मनुष्य ही है जो उत्तम तरीके से उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। और मुझे लगता है कि एआई के कारण इंसान को इंसान होने का मतलब सोचना पड़ रहा है। एआई ने अपनी ताकत दिखाई है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उसको उसको प्रश्न कर दिया है। लेकिन जो इंसान की इमेजिनेशन है, एआई जैसे कई चीजें वो प्रोडक्ट कर सकता है, शायद इससे भी ज्यादा कर देगा आने वाले दिन में। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि उस इमेजिनेशन को कोई रिप्लेस कर पाएगा। मैं आपसे सहमत हूं। इससे मुझे और बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या चीज इंसान को खास बनाती है, क्योंकि ऐसा लगता है ऐसा बहुत कुछ है, जैसे कि कल्पना, रचनात्मकता, चेतना, डरने की क्षमता, प्यार करने की, सपने देखने की क्षमता, सबसे अलग सोचने की क्षमता, सबसे अलग, उससे अलग, उससे अलग, जोखिम लेने की, ये सब चीजें। अब देखिए, केयर करने की जो इंटेट एबिलिटी है, मनुष्य एक दूसरे की जो चिंता करता है, अब कोई मुझे बताए साहब, ये कर सकता है क्या? यह 21वीं सदी का एक बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। हर साल आप परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां आप सीधे युवा छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस पर सलाह देते हैं। मैंने उनमें से कई कार्यक्रम देखे। आप सलाह देते हैं कि परीक्षाओं में कैसे सफल हों, तनाव को कैसे संभालें और बाकी चीजें भी। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि भारत में छात्रों को अपनी शिक्षा यात्रा में
कौन कौन सी परीक्षाएं देनी होती हैं और ये इतनी तनावपूर्ण क्यों है? बाय एंड लार्ज समाज में एक विचित्र प्रकार की मानसिकता बन गई। स्कूलों में भी अपने सफलता के लिए उनको लगता है कि हमारे कितने बच्चे किस रैंक में आए। परिवार को भी माताड़ बन गया कि मेरा बच्चा इस रैंक में आया तो मेरा परिवार शिक्षा दीक्षा में समाज में अच्छी पोजीशन में है। तो एक ऐसी सोच में का परिणाम हो गया कि बच्चों पर प्रेशर बढ़ गया। बच्चों को भी लगने लग गया कि जीवन में ये 10th और 12th के एग्जाम ही सब कुछ है। तो हमने उसमें बदलाव लाने की हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने काफी कुछ बदलाव लाए हैं। लेकिन वो चीजें धरती पर उतरे तब तक मेरा दूसरा भी रहता है कि भाई अगर उनके जीवन में कठिनाई है तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है मैं उनसे बातें करूं, उनको समझने का प्रयास करूं। तो एक प्रकार से मैं जब परीक्षा पे चर्चा करता हूं तो मुझे उन बच्चों से समझने को मिलता है, उनके माता-पिता की क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है। एजुकेशनल फील्ड के जो लोग हैं उनकी क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है। तो ये परीक्षा पे चर्चा उनका तो लाभ करती ही करती है, मेरा भी लाभ करती है। और किसी स्पेसिफिक डोमेन में खुद का टेस्ट करने के लिए एग्जाम ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल पोटेंशियल को जज करने का पैमाना नहीं बन सकता। बहुत से लोग हैं शायद पढ़ाई में अच्छे मार्क नहीं लाए लेकिन क्रिकेट में सेंचुरी लगाते हैं, क्योंकि उसकी उसमें वो ताकत होती है। और जब लर्निंग पर फोकस होता है तो स्कोर अक्सर खुद ही ठीक होने लग जाता है। अब मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, लर्निंग की उनकी टेक्निक मुझे आज भी बड़ी अपील करती है। वो हम बच्चों को कहते थे, एक को कहेंगे ऐसा भाई तुम घर जा करके घर से 10 चना के दाने ले आना। दूसरे को कहेंगे तुम चावल के 15 दाने ले आना। तीसरे को कहते थे तुम मूंग के 21 दाने ले आना। ऐसा अलग अलग आंकड़ा भी अलग और वैरायटी भी अलग। तो वो बच्चा सोचता था मुझे 10 लाने हैं, फिर घर जाकर के गिनता था तो उसको 10 के आंक याद आ जाता था। फिर उसको पता चलता इसको चना कहते थे। फिर स्कूल में जाते थे सब इकट्ठा कर देते थे। फिर बच्चों के चलो भाई इसमें से 10 चना निकालो, 3 चना निकालो, 2 मूंग निकालो, 5 ही निकालो। तो गणित भी सीख लेते थे, चने की पहचान हो जाती थी, मूंग किसको कहते हैं पहचान हो जाए। मैं बहुत बाल्यावस्था की बात करता हूँ। तो ये लर्निंग टेक्निक जो होती है बिना बोझ को बच्चों को पढ़ाने का, तो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका एक प्रयास है। जब मैं स्कूल में था तो मेरा देखा था कि मेरे एक टीचर, तो बड़ा इनोवेटिव आइडिया था उनका। वो उन्होंने आते ही पहले दिन कहा कि देखो भाई ये डायरी मैं यहाँ रखता हूँ और सुबह जो जल्दी आएगा वो डायरी में एक वाक्य लिखेगा, साथ में अपना नाम लिखेगा। फिर जो भी दूसरा आएगा उसको उसके अनुरूप ही दूसरा वाक्य लिखना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी स्कूल भाग करके जाता था। क्यों? तो मैं पहला वाक्य मैं लिखूं। और मैंने लिखा कि आज सूर्योदय बहुत ही शानदार था। सूर्योदय मुझे बहुत ही ऊर्जा दिया, ऐसा कुछ मैंने वाक्य लिख दिया, तो अपना नाम लिया। फिर मेरे पीछे जो भी आएंगे वो सूर्योदय पर ही कुछ ना कुछ लिखना होता था। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरी क्रिएटिविटी को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक थॉट प्रोसेस लेकर के निकलता हूं और वो जाकर के मैं लिख देता हूं। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं मैं लास्ट में जाऊंगा। तो उससे क्या हुआ कि औरों ने क्या लिखा है वो मैं पढ़ता था और फिर मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता था। तो मेरी क्रिएटिविटी और बढ़ने लगी। तो कभी कुछ टीचर्स ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं जो आपके जीवन को बहुत उपयोगी होती है। तो ये मेरे जो अनुभव है, और मैं खुद एक प्रकार से संगठन का काम करता रहा, उसके कारण मेरे
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मेरा एक विशेष क्षेत्र रहा काम का। तो मैं इन बच्चों के साथ मिलकर के साल में 1 आध बार निकालता हूँ। अब वो करते-करते एक किताब भी बन गई है जो लाखों की तादाद में बच्चों को काम आती है रेफरेंस के लिए। क्या आप छात्रों को उनके करियर में सफल होने से जुड़ी थोड़ी बहुत और सलाह दे सकते हैं? जैसे कि अपना करियर कैसे खोजें, सफलता कैसे प्राप्त करें? ये भारत के और साथ ही दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए सलाह जिन्हें आपके शब्दों से प्रेरणा मिलती है, उनके लिए कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि जो काम मिले, वो समर्पण भाव से, पूरी तरह डेडिकेशन से अगर कोई करता है, तो अवश्य आज नहीं तो कल उसकी एक्सपर्टाइज भी हो जाती है और उसकी क्षमता जो है, उसको सफलता के द्वार खोल देती है। और मनुष्य ने काम करते-करते अपनी क्षमता बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपनी लर्निंग एबिलिटी को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जब वो लर्निंग एबिलिटी को लगातार उसके महात्म्य देता है, हर चीज में सीखने की वजह, कुछ लोग होंगे जो अपने सिवाय भी बगल वाले का काम भी देखेंगे, तो उसकी क्षमता डबल हो जाती है, तिगुना हो जाती है। अगर मैं नौजवानों को कहूँगा कि भई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दुनिया में कोई न कोई काम आपके लिए परमात्मा ने लिखा हुआ ही है, आप चिंता मत करो। आप अपनी क्षमता बढ़ाओ, ताकि आप योग्य कर पाओ। मैंने तो सोचा था डॉक्टर बनूँ, अब डॉक्टर नहीं बना, मैं टीचर बन गया, मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। ऐसे करके बैठोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, डॉक्टर नहीं बने, लेकिन अब तुम टीचर बन कर के 100 डॉक्टर बना सकते हो। तुम तो एक डॉक्टर बन के सब पेशेंट का भला करते हैं। अब तुम टीचर के नाते ऐसे स्टूडेंट तैयार करो, उनके डॉक्टर बनने के सपने पूरे हो, ताकि तुम वो लाखों दर्दियों की सेवा कर सके। तो उसको जीने का एक और नया दृष्टिकोण मिल जाता है। कहा यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया और मैं रोता बैठा था, मैं टीचर बन गया उसका ही मुझे दुःख था, लेकिन मैं टीचर बनकर डॉक्टर भी बना सकता हूँ। तो हम जीवन की बड़ी चीज़ों की ओर उसको अगर जोड़ देते हैं, तो उसको एक प्रेरणा मिलती है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि परमात्मा ने हर एक को सामर्थ्य दिया हुआ होता है। अपने सामर्थ्य पे भरोसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने सामर्थ्य पे भरोसा बनाए रखना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, जब भी मौका मिलेगा मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मैं सफल होता हूँगा। वो आदमी करके देता है। छात्र उस तनाव से, संघर्ष से, उस रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटें? उनको एक बार तो समझ होनी चाहिए कि परीक्षा ही जिंदगी नहीं है। परिवार को पता चलना चाहिए कि अपने बच्चे को समाज के अंदर एक प्रकार से दिखाने के लिए नहीं है मेरा बच्चा मॉडल, कि देखिए इतना मार्क लाता है, देखो मेरा बच्चा। ये माँ बाप ने मॉडल के रूप में बच्चों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। अतः और दूसरा मुझे लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, तब जाकर के एग्जाम के लिए बिना स्ट्रेस को वो एग्जाम दे सकता है। उसको विश्वास होना चाहिए और उसको पूरा पता होना चाहिए। और कभी-कभी तो मैं कहता हूँ भाई तुम कभी-कभी क्या कहे जाते हैं, वो पेपर ले लिया, ये लिया, करूँगा, और कभी पेन थोड़ी चलती नहीं तो एकदम निराश हो जाता है। फिर कभी उसको लगता है कि यार ये बगल में ये बैठा है तो मुझे मजा नहीं आएगा। बेंच हिलती है, उसी में इसका दिमाग खपा रहता है। अपने पर विश्वास ही नहीं है। जो अपने पर विश्वास नहीं है वो एक नई-नई चीज़ें ढूँढता रहता है। लेकिन अगर अपने पर विश्वास है और पूरी मेहनत की है, तो 1-2 मिनट लगता है, आप आराम से ज़रा डीप ब्रीथिंग कीजिए, आराम से ज़रा ध्यान केंद्रित कीजिए और धीरे से पढ़ कर के कहीं पे और फिर टाइम को अलॉट कर दीजिए कि मेरे पास इतना समय है, मैं एक सवाल इतनी मिनट में लिखूँगा। मैं मानता हूँ बहुत जिसने पेपर लिखने की प्रैक्टिस डाली हो, वो बच्चा बिना बिना प्रॉब्लम कोई चीज़ों को अच्छी तरह पार कर लेता है। और आपने कहा कि हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप कोई चीज कैसे सीखते हैं?
कोई भी सबसे अच्छी तरीके से कैसे सीख सकता है, इस पर आप क्या सलाह देंगे? सिर्फ जवानी में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में? देखिए, मैंने पहले ही कहा, अब जैसे मेरे जीवन में, पहले तो मुझे पढ़ने का अवसर मिलता था, बाद में तो स्थिति ऐसे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं बहुश्रुत हूँ। मैं वर्तमान में होता हूँ। जब भी मैं किसी को मिलता हूँ, तो मैं वर्तमान में होता हूँ। तो मेरे अटेंटिव बहुत मैं रहता हूँ। मैं चीज़ों को बहुत जल्दी से ग्रास्प कर सकता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। अभी मैं और कहीं नहीं हूँ। ना मोबाइल फ़ोन है, ना टेलीफ़ोन है, ना कोई मैसेज आ रहा है, कुछ नहीं, बैठा हूँ। मैं हर चीज़ को कॉन्सन्ट्रेट कर पा रहा हूँ और इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि ये आदत डालनी चाहिए। आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी और आप दूसरा अकेले ज्ञान से होता नहीं जी। आपको अपने आप को प्रैक्टिस में डालना चाहिए। आप अच्छे ड्राइवरों की आत्मकथाएँ पढ़ कर के ड्राइवर नहीं बन सकते जी। वो तो गाड़ी ले में बैठना ही पड़ता है और स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, सीखना रिस्क लेना पड़ता है। एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मर जाऊँगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं चलता। अरे! मेरा मेरा मत है, जो वर्तमान में जीता है, उसके जीवन में एक मंत्र काम आता है कि जो समय हमने जी लिया, वो हमारा भूतकाल बन चुका है। तुम वर्तमान में जियो, इस पल को भूतकाल मत बनने दो, वरना तुम भविष्य की तलाश में वर्तमान को भूतकाल बना दोगे, तो तुम्हारा वो घाटे में जाएगा मामला। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो भविष्य के दिमाग खपाने में इतना खराब करते हैं कि उनका वर्तमान ऐसे ही चला जाता है और वर्तमान चला जाने के कारण वो भूतकाल में गुजर जाता है। हाँ, मैंने लोगों के साथ आपकी मुलाकातों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं और ये आमतौर पर ध्यान भटकता है। अभी कोई ध्यान नहीं भटक रहा। इस पल में हम दोनों बात कर रहे हैं, बस इस पल और बातचीत पर ध्यान केंद्रित है और ये वास्तव में एक खूबसूरत चीज है। और आपने आज पूरा ध्यान मुझ पर लगाया। मेरे लिए ये किसी उपहार से कम नहीं। आपका धन्यवाद।